हेलो फ्रेंड्स, विलेजर्स एक्सीलेंस 20 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम इकोनॉमिक सर्वे वॉल्यूम 2 की लेक्चर सीरीज़ का सेकंड लेक्चर शुरू करेंगे। इकोनॉमिक सर्वे हमें हेल्प करता है किसी भी एग्ज़ाम, चाहे वो एसएससी एग्ज़ाम हो, बैंक एग्ज़ाम हो, आरबीआई ग्रेड ऑफिसर भी, यूपीएससी, नाबार्ड एग्ज़ाम हो, किसी भी एग्ज़ाम को क्रैक करने में हमें हेल्प करता है। इकोनॉमिक सर्वे 2019-20 वॉल्यूम 2 की वीडियो लेक्चर सीरीज़ जो है स्पेशली डिज़ाइन की गई है यूपीएससी और आरबीआई ग्रेड ऑफिसर भी के लिए। तो आपको आपके ड्रीम की ओर लेके चलते हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो इस चैप्टर की शुरुआत की गई है इंडियाज़ बैलेंस ऑफ पेमेंट के साथ। ये सबसे पहले शुरुआत करने से पहले हमें पता होना चाहिए कि बैलेंस ऑफ पेमेंट होता क्या है। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होता है? ये एक स्टेटमेंट होती है सारी ट्रांजैक्शंस की जो कि एक कंट्री की रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ डेफिनेट टाइम पीरियड के अंदर होती है। माने क्या कहता है ये, अगर हम इंडिया का एग्जाम्पल ले तो अगर इंडिया की जब हम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के साथ एक डेफिनेट टाइम, एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर जब उनकी ट्रांजैक्शंस को देखते हैं जिसमें उनके एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों शामिल होते हैं, तो वो हमारा कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है बेसिकली उसके तीन कंपोनेंट होते हैं, करंट अकाउंट, कैपिटल अकाउंट एंड फिनेंशियल अकाउंट। करंट अकाउंट जो है वो डील करता है इनफ्लो और आउटफ्लो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज के बारे में। कैपिटल अकाउंट जो है वो डील करता है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, इन्वेस्टमेंट, लोन्स एंड बोरोइंग्स के बारे में। और फाइनेंशियल अकाउंट जो है वो बेसिकली डील करता है इन्वेस्टमेंट इन रियल एस्टेट, बिजनेस वेंचर्स एंड एफडीआई इन्वेस्टमेंट्स के बारे में। तो जो है इस इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर में बेसिकली दो अकाउंट्स के बारे में ये चैप्टर डील करता है, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। तो इस चैप्टर की शुरुआत में बताया गया है कि 2014 टू 19 जो इंडिया की जीडीपी ग्रोथ है वो रही है 7.5%। और इस ग्रोथ पीरियड के दौरान ही हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो भी लगातार बढ़ा है। जहां इंडिया का फॉरेन रिजर्व 2013-14 में 304.2 यूएस बिलियन डॉलर था, वहीं 2018-9 के एंड तक ये हमारा 412.9 बिलियन डॉलर पहुंच गया। और अगर हम सितंबर 2019 की बात करते हैं तो हमारा जो फॉरेन रिजर्व है वो 433.7 बिलियन यूएस डॉलर रहा है। और उसमें जनवरी 2020 में जो इंक्रीमेंट हुआ है और वो पहुंच गया है 461.2 बिलियन यूएस डॉलर का। तो अगर हम देखें जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है, यानी अगर हम इस फिगर की बात करें तो दो अकाउंट के बारे में बात कर रहे हैं, करंट अकाउंट एंड कैपिटल अकाउंट। करंट अकाउंट में दो चीज़ें शामिल होती हैं, विजिबल्स एंड इनविजिबल थिंग्स। विजिबल्स थिंग्स यानी टेंजिबल, जिनको हम छू सकते हैं, यानी गुड्स के एक्सपोर्ट के बारे में बात करता है। इनविजिबल यानी जो सर्विसेज हैं सारी, उनके बारे में ये बात करता है। तो जो कैपिटल अकाउंट होता है उसमें एफडीआई, एफएफआई, गवर्नमेंट जो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग लेती है मार्केट से यानी लोन उठाती है, वो सारे सब कुछ होते हैं ऐड। तो जो हमारा बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है, यानी जो नेट डिफरेंस निकल के आता है हमारी जो इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट्स में है, चाहे वो गुड्स का हो चाहे वो सर्विसेज का हो, तो वो जो है वो हमारा कहलाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट। और अगर हमारा इंपोर्ट जो है वो एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाता है तो वो हमारे लिए ट्रेड डेफिसिट की सिचुएशन बन जाती है। अब ये चैप्टर कहता है कि किसी भी कंट्री के लिए जो बैलेंस ऑफ पेमेंट होता है वो क्रूशियल होता है। क्यों? क्योंकि सबसे पहले क्या होता है, जब बैलेंस ऑफ पेमेंट अगर हमारे फेवर में रहता है यानी हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट से ज़्यादा होता है तो हमारे पास जो है फॉरेन रिजर्व्स जो है वो ज़्यादा हो जाते हैं। और अगर हमारे पास फॉरेन रिजर्व ज़्यादा होगा तो हम जो हमारी इंपोर्ट्स की जो असेंशियल इंपोर्ट्स की जो हमारी रिक्वायरमेंट्स हैं उनको हम ईजिली फिनेंस कर सकते हैं। और दूसरा क्या कहता है, जहाँ पर जब फॉरेन इन्वेस्टमेंट की अगर हमारे पास फॉरेन रिजर्व्स जो हैं वो ज़्यादा शो होते हैं तो इसका क्या मतलब है, यानी जो मार्केट में इंडिया की मार्केट में बाहर से इन्वेस्टमेंट आ रहा है, यानी जो इन्वेस्टर्स हैं वो हमारी इंडिया की जो जीडीपी ग्रोथ रेट है उस पे जो है भरोसा कर रहे हैं, हमारी इंडिया की जीडीपी पे ग्रोथ पे भरोसा कर रहे हैं और इंडिया में इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो इस इन्वेस्टमेंट के लिए भी जो है फॉरेन रिजर्व बहुत ही नेसेसरी है। लेकिन ये चैप्टर कहता है कि जो
अगर हम देखें जो करंट में हमारे फॉरेन रिजर्व्स में इम्प्रूवमेंट हुआ है, वैसे तो वो अच्छी बात है, लेकिन हमें ये ध्यान देना चाहिए कि जो ये इम्प्रूवमेंट हुआ है ये हमारा वल्नरेबिलिटी के अंदर आता है। मतलब ये कह रहा है कि जो बेसिकली जो ये इंक्रीमेंट हुआ है फॉरेन रिजर्व में, ये क्यों हुआ है? बिकॉज अगर हम देखें 2014-19 के अंदर जो बेसिकली हमारे जो इंपोर्ट की जो कॉस्ट है इंडिया की ओवरऑल वो कम हुई है, जिसका रीज़न क्या है? क्रूड ऑयल के प्राइसेस में आया गया डिक्लाइन। तो क्रूड ऑयल के प्राइसेस में जहाँ पर डिक्लाइन आया है तो उसके साथ साथ दूसरा रीज़न इन्होंने बताया कि इंडिया में एफडीआई का फ्लो भी हुआ है, यानी कि जो सबसे मेन एसेंशियल जो इसके लिए रीज़न रहा है वो क्रूड ऑयल प्राइसेस में डिक्रीमेंट रहा है, और उसी की वजह से जो है हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो पोजीशन हुई है वो स्ट्रोंग हुई है और हमारा फॉरेन रिजर्व जो है बढ़ा है। यानी कि अगर हम बात करें कि कल को अगर हमारे ऑयल प्राइसेस ज़्यादा हो जाते हैं और इंडिया को जो है इंपोर्ट में ज़्यादा पैसे खर्च करने पड़ जाते हैं तो हम जो है फिर से वहीं फॉरेन रिजर्व की सिचुएशन में पहुंच जाएंगे, यानी हमारा फॉरेन रिजर्व जो है कम हो जाएगा। यानी हमें हमारे फॉरेन रिजर्व को बढ़ाने के लिए जो है वो स्टेप्स उठाने चाहिए। अब ये बात करता है दो अकाउंट के बारे में इसमें बात की गई है, कैपिटल एंड करंट अकाउंट। तो सबसे पहले करंट अकाउंट डेफिसिट। तो सबसे पहले करंट अकाउंट में क्या चीज़ होती है? गुड्स एंड सर्विसेज का इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट हमारा शामिल होता है। अगर गुड्स और सर्विसेज का इंपोर्ट एक्सपोर्ट से ज़्यादा हो जाता है तो वो हमारे पास कहलाता है करंट अकाउंट डेफिसिट। तो जैसा कि हम इन दोनों फिगर्स में देख सकते हैं कि जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है, जब उसको हम एज परसेंट टू जीडीपी देखते हैं तो जो 2019-14 के बाद 2014-19 में हमारा जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो कम हुआ है। यानी जहां 2009 से 14 के बीच में जो करंट अकाउंट डेफिसिट था वो 3.3% ऑफ जीडीपी था, और वहीं 2014-19 में वो 1.4% ऑफ जीडीपी हो गया। यानी क्यों हुआ ये चीज़ हमने पीछे बताई, क्योंकि जो ऑयल प्राइसेस हैं वो हमारे जो है वो डिक्लाइन हुए हैं और उसी की वजह से जो करंट अकाउंट डेफिसिट है वो हमारा कम हुआ है। और ऐसा ही हम इस फिगर में देख सकते हैं, यानी 2013-14 के बाद से, या मैं कहूँ 2011-12 के बाद से जो हमारा करंट अकाउंट डेफिसिट है वो लगातार कम हुआ है, और 2014-17 में हम सबसे ज़्यादा 0.6% यानी सबसे बेहतर सिचुएशन में थे, लेकिन उसके बाद से जो है करंट अकाउंट में फिर से इम्प्रूवमेंट होना शुरू हो गया। और करंट अकाउंट में इम्प्रूवमेंट होने का क्या मतलब है? करंट अकाउंट डेफिसिट में इम्प्रूवमेंट होने का मतलब ये है कि हमारा जो इंपोर्ट है वो हमारा महंगा होता जा रहा है, यानी हमारा जो इंपोर्ट है वो हम ज़्यादा कर रहे हैं बजाय कि एक्सपोर्ट के। जब हम इंपोर्ट ज़्यादा करेंगे तो यानी उसके लिए हमें क्या चाहिए? उसके लिए हमें फ़ॉरेन करेंसी चाहिए। तो फ़ॉरेन करेंसी चाहिए तो उसके लिए हमारे पास जब हमें इंपोर्ट करना पड़ेगा तो यानी हमारे पास जो फ़ॉरेन रिज़र्व है वो हमारे कम होते चले जाएंगे, और फ़ॉरेन रिज़र्व कम होते चले जाएंगे तो इसका मतलब क्या है कि हमारे पास जब फ़ॉरेन रिज़र्व कम होंगे तो हमारे जो इकोनॉमी पे वो है वो बर्डन बढ़ेगा, उसकी जो स्ट्रेंथ है वो हमारी कम होएगी, रुपी में डेप्रिसिएशन होएगा तो उसका रिजल्ट क्या होगा? रुपीज़ में डेप्रिसिएशन होने का मतलब ये हो जाता है कि जो हमारा जो इम्पोर्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा? और ज़्यादा महंगा जो है वो हमारा इंपोर्ट हो जाएगा, और ओवरऑल इससे हमारी इंडिया की जीडीपी पे, इकोनॉमी पे बर्डन पड़ेगा। अगर अब इस चैप्टर में बात की गई है मूवमेंट इन करंट अकाउंट डेफिसिट और फॉरेक्स रिजर्व की रेशो की, यानी ये क्या बताता है? ये बताता है कि कितना बैकअप हमारे पास है। जब हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट और फॉरेक्स रिजर्व की जो रेशो है, अगर हम ये देखें, अगर जो करंट अकाउंट डेफिसिट और फॉरेक्स रिजर्व की रेशो में इंक्रीमेंट होता है तो इसका मतलब क्या है? यानी जो हमारे रिजर्व्स हैं वो उसके कंपेयर में जब डेफिसिट ज़्यादा हो जाता है तो रिजर्व्स जो है वो कम होते जा रहे हैं, उनकी स्ट्रेंथ लगातार घटती जा रही है। और अगर उनकी स्ट्रेंथ लगातार घटती जाएगी तो हमारा जो है करेंसी है वो डेप्रिसिएशन की सिचुएशन में चला जाएगा। अब ये जो फिगर है ये बात करती है मूवमेंट इन करंट अकाउंट डेफिसिट अपॉन फॉरेक्स रिजर्व रेशो के बारे में और एनईआर के बारे में। एनईआर बेसिकली क्या होता है? नॉमिनल एक्सचेंज
एक्सचेंज रेट के बारे में ये बात करता है। तो जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है, हम ये देख सकते हैं कि जो नॉमिनल एक्सचेंज रेट है वो भी हमारा लगातार बढ़ता जा रहा है। तो दो एक्सचेंज रेट के बारे में हमारा बेसिकली आरबीआई बात करता है, नॉमिनल एक्सचेंज रेट और रियल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल एक्सचेंज रेट क्या होता है? जब हम एक डोमेस्टिक करेंसी को जब हम एक फॉरेन करेंसी के साथ कंपेयर करते हैं और ये देखते हैं कि हम डोमेस्टिक करेंसी से कितनी नंबर ऑफ यूनिट्स खरीद सकते हैं फॉरेन करेंसी की, तो वो हमारा नॉमिनल एक्सचेंज रेट है। यानी अगर हम ये कहें कि हम $1 जो है वो कितने रुपए में खरीद सकते हैं, मान लो हम 70 रुपये की, अगर हम बेसिकली नॉर्मली बात लगा के चलते हैं, यानी हमें 70 रुपये खर्च करने पड़ते हैं $1 के लिए, तो वो हमारा हो गया नॉमिनल एक्सचेंज रेट। नॉमिनल एक्सचेंज रेट में जो है हम सिर्फ और सिर्फ जो है उनकी न्यूमेरिकल वैल्यू की बात करते हैं करेंसी की, यहाँ पर हम परचेसिंग पावर की बात नहीं करते। तो जब अगर हम रियल एक्सचेंज रेट की बात करें तो वहाँ हम परचेसिंग पावर की बात करते हैं, यानी वहाँ हम कंपेयर करेंगे कि $1 के मुकाबले जो है इंडिया की करेंसी में हम कितना ज़्यादा चीज़ें खरीद सकते हैं या कितनी कम चीज़ें खरीद सकते हैं, यानी हमारे रुपए की जो परचेसिंग पावर है वो कितनी ज़्यादा है। तो अगर हम नॉमिनल एक्सचेंज रेट में देखें, अगर उसमें नॉमिनल एक्सचेंज रेट में हमारे पास कमी हो जाती है, यानी हमारी करेंसी में डेप्रिसिएशन आता है, तो उससे क्या होता है? उससे हमारे जो इंपोर्ट है वो और ज़्यादा कॉस्टलियर हो जाते हैं, और इंपोर्ट जो है हमारे और ज़्यादा कॉस्टली हो जाते हैं। दूसरा क्या होता है? हमारी रुपये में डेप्रिसिएशन हो जाता है, और फिर साथ के साथ क्या होता है? जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स हैं वो क्या करते हैं? हमारी कंट्री से जो है वो डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, और डिसइन्वेस्टमेंट करना शुरू कर देते हैं, बाहर की मार्केट में चले जाते हैं। तो उससे क्या होता है? ओवरऑल वो क्या करेंगे? हमारे जो पैसे को आरबीआई को देंगे, और साथ के साथ उनसे क्या लेंगे? उनसे वो डॉलर लेंगे या दूसरी कोई करेंसी लेंगे। तो जब वो आरबीआई से जो है पैसे के बदले डॉलर लेंगे, तो यानी हमारे जो फॉरेन रिजर्व्स हैं, फॉरेक्स रिजर्व्स है, वो हमारे और ज़्यादा कम हो जाएंगे, यानी हमारी इकोनॉमी पे जो है और ज़्यादा बर्डन बढ़ेगा। जैसे हमने एक फेड टेपरिंग के कंसेप्ट के बारे में भी पढ़ा है, उस कंसेप्ट में क्या होता है कि बाहर के देशों में, अगर मान लो हम यूएसए का एग्जाम्पल लेके, तो वहाँ का जो मेन फेडरल बैंक है वो क्या करता है? वहाँ के लैंडिंग रेट्स को बढ़ा देता है। लैंडिंग रेट्स बढ़ेगा तो उसका बेसिकली ओवरऑल इम्पैक्ट किस पे पड़ेगा? इंटरेस्ट रेट पे। वहाँ इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा हो जाएगा। तो यहाँ जो इन्वेस्टर्स होते हैं, स्पेशली जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स होते हैं, जो हमारे शेयर्स वगैरह में इन्वेस्ट करते हैं, वो क्या करेंगे? वो हमारी इंडियन मार्केट से पैसा उठाएंगे और जाके यूएस मार्केट में इन्वेस्ट करेंगे, क्योंकि वहाँ पर उनको जो है ज़्यादा इंटरेस्ट रेट मिल रहा है। और अगर वो बाहर जाएंगे तो हमारी करेंसी को जो है डॉलर में या दूसरी करेंसीज में चेंज करेंगे, और उससे हमारा फॉरेन रिजर्व जो है और ज़्यादा कम हो जाएगा, यानी हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है वो और ज़्यादा जो है उसकी सिचुएशन वर्सन हो जाएगी, उस पर प्रेशर बढ़ेगा। अब ये बात करता है मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिशिएट की। सबसे पहले मर्चेंडाइज क्या होता है? मर्चेंडाइज वो टेंजिबल थिंग्स होती हैं, यानी जिनको हम टच कर सकते हैं, यानी गुड्स का जो मानते हैं, जैसे क्रूड ऑयल की बात करते हैं हम, किसी मस्टर्ड ऑयल की बात करते हैं, तो ऐसी ही जो हमारे पास गुड्स होती हैं वो कहलाती हैं मर्चेंडाइज। तो सबसे पहले बात करता है ये मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिशिएट के बारे में। तो ये कहता है कि अगर हम 2012 to 13 देखें तो जो हमारा मर्चेंडाइज ट्रेड बैलेंस है उसमें इंडिया जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रहा था, और टाइम पीरियड 2016-17 के अंदर हमारा जो मर्चेंडाइज ट्रेड डेफिशिएट है वो सबसे ज़्यादा कम था। और उसका रीज़न क्या था? बेसिकली उसका रीज़न वही था कि जो हमारा इम्पोर्ट की कॉस्ट है वो घट रही थी बिकॉज ऑफ क्रूड ऑयल के प्राइसेस में डिक्लाइन के बाद, और उसके बाद जो है हमारा मर्चेंडाइज जो ट्रेड बैलेंस है यानी ट्रेड डेफिशिएट है वो फिर से लगातार बढ़ रहा है। तो जो हमारा ट्रेड डेफिशिएट, अगर हम वर्ल्ड ट्रेड की बात करें तो इंडिया में जो वर्ल्ड ट्रेड में जो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो घटा है, उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न ये है कि स्लो डाउन हुआ है इन्वेस्टमेंट में। दूसरा हमारे पास क्या हुआ है, जो हमें कैपिटल गुड्स पे अपनी स्पेंडिंग लगा रहे थे वो हमारी रिड्यूस हुई, और साथ के साथ अभी जो है कार्स और कार पार्ट के जो ट्रेड है वहाँ पर भी डिक्लाइन
देखने को मिला है, क्योंकि ये BS जो मानक चेंज हुए हैं उनकी वजह से। तो ये कहता है कि अगर हम ग्लोबली आउटपुट की बात करें 2019 में, तो उसका एस्टिमेट लगाया गया है 2019 में वो कितनी रहेगी, उसकी ग्रोथ वो रहेगी 2.9%। और ये जो ग्रोथ रही है ये जो है 2017 में जब सबसे ज़्यादा ग्रोथ रही थी, सबसे ज़्यादा पीक पे था, तो उससे 1% ही ग्रो किया है। तो ये कहता है कि हालांकि इसने कहा है कि 2019 में जो प्रोजेक्शन लगाई है कि हमारा जो ग्लोबल ट्रेड ग्रोथ है वो रिकवर करेगा, 2.9% से रिकवर करेगा। और यानी अभी हमारा कितना है, 1% पहुंच पाया है ग्रो, क्या सिर्फ 1% जब उसको हम 2017 के 5.7% से कंपेयर करते हैं। और अब जो 2020 में फिर उसके इम्प्रूवमेंट के चांसेस है वो है 2.9%। तो अगर हम बात करें जो ट्रेड डेफिसिट बैलेंस है, बैलेंस एज परसेंटेज ऑफ GDP, तो ये जो हमारी टेबल है ये भी क्या शो करती है, ये बताती है कि 2009 से 14 में जो हमारा ट्रेड यानी मर्चेंडाइज ट्रेड जो डेफिसिट था या बैलेंस था वो था -8.6%, और 14 से 19 के दौरान वो है जो हमारा इम्प्रूव हुआ है। और उसके बाद अगर 2019-20 के फर्स्ट हाफ की बात करें तो वो -6.3 रहा है, यानी फिर से हमारा जो है वो बढ़ गया है। ठीक है, तो जो हमारा है उसके बाद जब ये टर्म्स ऑफ ट्रेड की बात करता है, टर्म्स ऑफ ट्रेड का मतलब क्या होता है, जो रेशियो ऑफ यूनिट वैल्यू ऑफ इंडेक्स ऑफ एक्सपोर्ट टू दैट ऑफ इंपोर्ट, यानी एक्सपोर्ट्स की जो इंडेक्स की यूनिट वैल्यू होती है और डिवाइडेड बाय इंपोर्ट की जो यूनिट वैल्यू होती है, तो वो हमारा टर्म्स ऑफ ट्रेड कहलाती है, जो कि लगातार जिसमें हमारा इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है, यानी हम लगातार बेहतर सिचुएशन में जाते जा रहे हैं। अगर अब हम बात करें इंडिया की टॉप 10 ट्रेडिंग पार्टनर्स के बारे में, तो 2019-20 में हमारे टॉप ट्रेडिंग पार्टनर्स कौन रहे हैं, सबसे पहले रहा है हमारा USA, दूसरा चाइना, तीसरा यूनाइटेड अरब अमीरात, चौथा सऊदी अरेबिया, फिर हांगकांग, इराक, सिंगापुर, जर्मनी, कोरिया एंड स्विट्जरलैंड। तो अगर हम देखें जो हमारे पास USA जो है फर्स्ट पोजीशन पे है, चाइना जो है सेकंड पोजीशन पे एंड थर्ड पोजीशन पे कौन है, यूनाइटेड अरब अमीरात। ठीक है, तो जो हमारा अब अगर हम इसमें बायलैटरल ट्रेड की बात कर लेते हैं, तो जो अगर हम देखें USA से और जो यूनाइटेड अरब अमीरात, अगर हम इन दोनों कंट्रीज़ को देखें तो हम जो है वो ट्रेड सरप्लस की सिचुएशन में है, यानी हमारा जो ट्रेड बैलेंस है, बैलेंस ऑफ पेमेंट है, वो यहाँ पे क्या है, वो यहाँ पे जो है पॉजिटिव में जा रहा है। और अगर हम बाकी कंट्री की बात करें, चाइना, सऊदी अरेबिया, इराक, जर्मनी, हांगकांग, सिंगापुर की वजह से, तो यहाँ पर जो है हम लगातार ट्रेड डेफिसिट की सिचुएशन में जा रहे हैं। और अगर हम स्पेशली हांगकांग की बात करें तो 2014-15 से 2017-18 के अगर हम टाइम पीरियड को देखें तो हालांकि हमारा जो ट्रेड जो है सरप्लस लगातार घट रहा है, लेकिन फिर भी हम जो है ट्रेड सरप्लस की सिचुएशन में है, डेफिसिट की सिचुएशन में नहीं। लेकिन उसके बाद हम हांगकांग के साथ भी ट्रेड डेफिसिट की सिचुएशन में आ जाते हैं। ठीक है, फिर अगर हम ये देखें कि जो मर्चेंडाइज, अभी तक हमने इंपोर्ट की बात करी, अब हम एक्सपोर्ट की बात कर लेते हैं, तो जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है हमारा वो भी लगातार क्या हो रहा है, हमारा कम होता जा रहा है। अब ये बात करता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट के बारे में। ये कहता है दो टाइप के रेट होते हैं, एक नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, एक रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट, यानी एक रीर और एक नीर। ये दो ऐसे इंडिकेटर्स होते हैं जिनको RBI यूज़ करता है किसके लिए, एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस के लिए। सबसे पहले जो होता है, जो नीर होता है, वो हमारा क्या बताता है, वो बाइलेटरल नॉमिनल एक्सचेंज रेट बताता है, यानी एक होम करेंसी का स्पेशली किसी दूसरी करेंसी के साथ जो एक्सचेंज रेट है उनकी वेटेड एवरेज लेके चलता है। और जो रीर होता है उसमें हमारा उसमें हमारा जो है इन्फ्लेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ रहा है वो भी काउंट होता है। और नीर जो है वो स्पेशली जो है सिर्फ फिगर्स के बारे में बात करता है, इसमें इन्फ्लेशन जो है वो इंक्लूड नहीं होती। तो RBI ने ये देखा कि जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है पिछले कुछ सालों में, जिसका बेस ईयर 2004 to 5 है, तो वो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट
तो अब अगर हम इस टेबल नंबर 5 की बात करते हैं तो ये बात करता है रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की। तो दो टाइप के एक्सचेंज रेट है, नीर एंड रीर। नीर माने नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट एंड रीर माने रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट की। और ये दोनों ही एज अ इंडिकेटर यूज होते हैं एक्सटर्नल कॉम्पिटिटिवनेस के लिए बाय आरबीआई। तो आरबीआई कहता है कि देखो जो रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है वो 2009 से 14 में अगर हम देखें तो हमें ये पता चल रहा है कि हमारे जो इंडियन करेंसी है वहाँ पर जो है उसमें एप्रिसिएशन हुआ है। यानी मतलब क्या होता है कि मतलब ये कहना चाह रहा है कि जो हम ट्रेड करते हैं विद आउटसाइड कंट्रीज, तो ज़रूरी नहीं है कि वो ट्रेड हम बेसिकली नॉर्मली तो हम बात करते हैं कि हम यूएस डॉलर में ट्रेड कर रहे हैं, लेकिन सारी कंट्रीज़ के साथ ही जो है हम वो डॉलर में ट्रेड नहीं करते, बल्कि बाकी कंट्रीज़ के साथ जो है हम कई और करेंसीज में भी जो है वो डील करते हैं। तो आरबीआई बेसिकली रीर को कैलकुलेट करने के लिए, जो कि इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन के साथ अकाउंट होता है, यानी ये क्या बताता है, ये हमारे एक्सचेंज रेट्स को जो है कंपेयर करेगा फॉरेन कंट्रीज के एक्सचेंज रेट्स के साथ, उनकी वेटेड एवरेज निकालेगा ओवरऑल विद इम्पैक्ट ऑफ इन्फ्लेशन। तो ये बताता है कि अगर हम देखें लास्ट के पीरियड में, यानी हमारा रुपये में अगर अप्रिसिएशन होता जा रहा है, यानी रुपए जो है मजबूत होता जा रहा है एज कम्पेयर टू अदर करेंसीज, तो इसके लिए मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि हम जो एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो हमारा एक्सपोर्ट जो है वो कॉस्टलियर होता जा रहा है। साथ के साथ जो आरबीआई है वो रीर को जो है अकाउंट करता है विद बास्केट ऑफ करेंसीज। दो टाइप की है, एक 6 बास्केट करेंसी की बास्केट है, एक 36 करेंसी की बास्केट है। तो इन दोनों बास्केट के लिए अलग से जो है वो रीर जो है आरबीआई कैलकुलेट करता है। ठीक है। तो अगर हम बात करें जो मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट है, उनका टोटल मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट में जो शेयर अगर हम देखें तो वो हमारा देखो 2019-13 में जहां 66.5% रहा है, वहीं बढ़कर 2018 में कितना हो गया, 72.8% हमारा हो गया है। और इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न बताया गया है जो मेक इन इंडिया का प्रोग्राम हमने अपनाया था उसके बाद से जो है हमारे पास हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का शेयर जो है वो लगातार बढ़ा है। तो जब हम बात करें इंडिया के वर्ल्ड एक्सपोर्ट में, मतलब वर्ल्ड एक्सपोर्ट में इंडिया के शेयर के बारे में या मैन्युफैक्चरिंग नॉन फैक्चरिंग आइटम के शेयर के बारे में, मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का शेयर कितना रहा है, तो वो देखो अगर इंडिया के शेयर की बात करें हम वर्ल्ड एक्सपोर्ट में, तो 2012 के बाद हमारा जो 2013 में शेयर बढ़ा था, उसके बाद 13, 14 से 15 के दौरान वो लगातार कम हुआ है और उसके बाद से हम फिर से हमारा जो है शेयर वो लगातार बढ़ता जा रहा है आफ्टर मेक इन इंडिया प्रोग्राम। और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट में देखें, यानी कि जो टोटल हमारा मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट जो टोटल एक्सपोर्ट हुआ है उसमें मैन्युफैक्चर्ड एक्सपोर्ट की हिस्सेदारी क्या है, वो भी हमारी लगातार बढ़ रही है और 2018 के दौरान वो कितनी हो गई है, 72.8% हो गई है। और अगर नॉन मैन्युफैक्चरिंग एक्सपोर्ट का शेयर हम देखें तो वो हमारा शेयर जो है वो उस हमारे शेयर में 2014 के बाद जो है वो कमी आई है और उसके बाद हमारा देखें तो 2016 के बाद से वो हमारा जो है फिर से लगातार बढ़ा है। अब अगर हम कमोडिटी वाइज एक्सपोर्ट की बात करें, यानी किस कमोडिटी का एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा हुआ है, कब हुआ, 2011-12 में अगर हम देखें तो जो टॉप कमोडिटी थी वो थी हमारी पेट्रोलियम प्रोडक्ट, दूसरी थी पर्ल्स एंड प्रिसाइज सेमी प्रीशियस स्टोन की, तीसरी हमारी थी ड्रग फॉर्मुलेशन वगैरह की। तो अगर हम देखें अब इसके शेयर को अगर हम कंपेयर करें बाई 2019-20 तो हम देख सकते हैं फर्स्ट पोजीशन पे हम हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट में, सेकंड पर्ल्स प्रीशियस सेमी प्रीशियस स्टोन में एंड थर्ड पोजीशन पे हम आ जाते हैं ड्रग्स फॉर्मुलेशन एंड बायोलॉजिकल इक्विपमेंट्स में। तो हम ये देख सकते हैं कि इन दोनों फिगर्स में अगर हम कंपेयर करें तो हमें पता चलता है कि जो ड्रग्स फॉर्मुलेशन वाला जो पार्ट है वो ओवरऑल जो है उसमें सबसे ज़्यादा इस टाइम पीरियड के दौरान जो है वो इंक्रीमेंट देखा गया है, हाईएस्ट इंक्रीमेंट देखा गया है। अगर टॉप 10 डेस्टिनेशन की बात करें यानी एक्सपोर्ट जहाँ पर सबसे ज़्यादा हुआ है, तो अगर हम उस
एक्सपोर्ट की बात करें तो जो ब्लू लाइन है वो शो कर रही है जो एक्सपोर्ट हमारा 11-12 में हुआ है, और जो हमारी ये रेड लाइन है वो हमारी शो कर रही है जो एक्सपोर्ट हमारा जो है अप्रैल नवंबर 2019-20 में हुआ है। तो हमारे जो टॉप ट्रेडिंग एक्सपोर्ट कंट्रीज़ हैं जिनको हम एक्सपोर्ट कर रहे हैं वो कौन सी है? यूएसए, दूसरे नंबर पर यूनाइटेड अरब अमीरात और तीसरे नंबर पर है हमारी चाइना, फोर्थ पोजीशन पे है हमारा हांगकांग। तो अगर हम ये देखें तो हम ये देख सकते हैं कि सबसे ज़्यादा जो इम्प्रूवमेंट हुई है एक्सपोर्ट में, यानी सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हमारा जो इंक्रीमेंट हुआ है वो कहाँ हुआ है? वो यूएसए जैसी कंट्रीज़ में हमारे सबसे ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है। वहीं अगर हम देखें नेपाल और बांग्लादेश जैसी कंट्रीज़ में हमारा जो शेयर है मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट का वो 2019-20 के दौरान जो है हमारा बढ़ा है। तो अगर हम टोटल परसेंटेज ऑफ जीडीपी की बात करें तो जो मर्चेंडाइज इंपोर्ट है हमारा वो कितना है? वो 2019-20 के फर्स्ट हाफ ईयर में 17.6% है, और 2014 से 19 के बीच में वो रहा है 18.7%, और 2009 से 14 के बीच में वो रहा है 24.3%। यानी हमारा जो इंपोर्ट है वो घटा है, जो कि एक बेहतर बात है। अब अगर हम ये बात करें कि जो शेयर है हमारे पास, जो अगर हम पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के इंपोर्ट्स की हम बात करते हैं, और हम जो क्रूड ऑयल के उसके इंपोर्ट की बात करते हैं, उनके प्राइसेस की जब हम बात करते हैं तो हम देख सकते हैं कि टोटल इंपोर्ट में जो हमारे पेट्रोलियम का, ऑयल का, लुब्रिकेंट्स का जो शेयर है वो हमारे इंपोर्ट में वो शेयर जो है वो 14-15 के दौरान जहां 25.2% था 18-19 के दौरान वो बढ़ा है, और फर्स्ट हाफ में ही हमारा शेयर जो है इंपोर्ट का वो इतना ज़्यादा हो गया है। अगर हम बात करें जो मर्चेंडाइज इंपोर्ट है एज परसेंटेज ऑफ जीडीपी, तो वो हमारा जो है इंपोर्ट वो भी हम फर्स्ट हाफ में देखें तो 17.6 पहुंच चुका है परसेंट, वो हमारा पहुंच चुका है जीडीपी का। और अगर हम क्रूड ऑयल की बात करें, यानी सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी है वो किसकी है? वो है क्रूड ऑयल बास्केट की। तो अगर हम देखें जो गोल्ड का इंपोर्ट हो रहा है, अगर हम गोल्ड के इंपोर्ट की अगर हम बात करें तो जो हमारा शेयर है गोल्ड का टोटल मर्चेंडाइज इंपोर्ट में, तो देखो 2013-14 में वो शेयर हमारा कम हुआ था, लेकिन उसके बाद वो फिर से बढ़ा है, और उसके बाद 16-17 के बाद वो शेयर जो है हमारा फिर से कम होता जा रहा है। और जो टोटल मर्चेंडाइज इंपोर्ट है वो हमारा अब कितना हो गया? 246.8 बिलियन यूएस डॉलर का हमारे पास हो गया है। अगर हम नॉन पेट्रोलियम ऑयल या लुब्रिकेंट्स प्रोडक्ट्स की बात करें या नॉन गोल्ड इंपोर्ट की बात करें तो उनकी हिस्सेदारी जब हम देखेंगे तो उनकी हिस्सेदारी हम देख सकते हैं कि एज़ कंपेयर टू ऑयल प्रोडक्ट्स वगैरह के और जो हमारे पास गोल्ड इंपोर्ट है उनकी हिस्सेदारी यानी इंपोर्ट में ज़्यादा है और दूसरी चीज़ों की हिस्सेदारी कम है। यानी कि जो हमारा सबसे ज़्यादा खर्च होता है वो पैसा खर्च किस पे होता है? वो ऑयल वगैरह पे होता है, क्रूड ऑयल वगैरह पे, और हम जो है गोल्ड पे ज़्यादा खर्च कर देते हैं। अगर हम बात करें जो हमारे इंपोर्टर्स हैं यानी सबसे ज़्यादा इंपोर्ट किसका होता है तो देखो सबसे ज़्यादा होता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स का, फिर होता है गोल्ड का, सॉरी पेट्रोलियम यानी सबसे ज़्यादा होता है क्रूड ऑयल का, फिर होता है हमारा गोल्ड का और थर्ड पोजीशन पे आता है पेट्रोलियम प्रोडक्ट एंड देन कोल प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमारे आते हैं। और 2019-20 में भी जो है हमारा शेयर जो है वो हमारे क्रूड ऑयल का है 21% और जो गोल्ड है सेकंड पोजीशन पे 6.4% एंड पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स जो है 5.6%। यानी कि अगर हम 2019-20 के अप्रैल नवंबर मंथ की बात करते हैं और कंपेयर करते हैं उसको विद 2011-12 तो इनका शेयर कम ज़रूर हुआ है, लेकिन फिर भी इंपोर्ट बास्केट में सबसे ज़्यादा जो हिस्सेदारी है वो हमारे पास क्रूड ऑयल, गोल्ड और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की ही है। और अगर हम टॉप 10 डेस्टिनेशंस की बात करें तो सबसे ज़्यादा हम इंपोर्ट करते हैं चाइना से, यानी हम ट्रेड डेफिशिएट की सिचुएशन में हैं। यूएस के साथ सेकंड पोजीशन पे, थर्ड पोजीशन पे यूनाइटेड अरब अमीरात है, फोर्थ पे सऊदी अरेबिया है। और यानी कि अगर हम देखें जो हमारा शेयर है मार्केट, अगर हम उसको 2011-12 से इंपोर्ट करें तो देखो 2011-12 से हम अगर देखें तो सिंगापुर के साथ या सऊदी अरेबिया के साथ, यूनाइटेड अरब अमीरात के साथ जो है हमने कम वहाँ से इंपोर्ट किया है। और अगर हम देखें तो हम जो है कुवैत, ऑस्ट्रेलिया और जर्मनी जैसी कंट्रीज से जो है पहले इंपोर्ट करते थे और अब हमारा इंपोर्ट कहाँ से और बढ़ गया है, वो हांगकांग, कोरिया और सिंगापुर जैसी कंट्रीज से हम जो है नेट इंपोर्टर बन गए हैं।
अगर हम अब बात कर रहे थे गुड्स के बारे में, अगर हम सर्विसेज की बात करें तो जो नेट सर्विसेज हैं हमारे पास वो कितना परसेंट है जीडीपी का। सबसे पहले 2009 से 13-14 के बीच में वो हमारे पास 3.3% ऑफ जीडीपी थी उनकी हिस्सेदारी, और 2014 टू 19 के बीच में 3.2%, 18-19 में 3.1% एंड 2019-20 के Q1 में वो हाफ ईयरली की अगर कंपेयर करें तो वो हो गई है 2.9%। यानी नेट सर्विसेज की बात क्या मतलब है, नेट सर्विसेज का मतलब जितना हमने एक्सपोर्ट किया माइनस जितना हमने इंपोर्ट किया, तो वो हमारा कहलाता है नेट सर्विसेज। अगर हम सर्विस सेक्टर में एक्सपोर्ट की बात करते हैं एज कंपेयर टू जीडीपी 2009 से 7 में, जहां हमारे एक्सपोर्ट में सर्विस एक्सपोर्ट की हिस्सेदारी 7.7% थी और 2014 टू 19 में वो 7.5% हो गई है, वहीं 2018-19 में हो गई है 7.7% और 2019-20 के हाफ ईयरली अगर हम देखें तो वो हो गई है 7.4%। अगर हम सर्विस सेक्टर्स में भी कंपोजिशन की बात करें, यानी किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा सर्विस कंपोजिशन हुई है, तो अगर हम बात करें कंपोजिशन ऑफ सर्विस सेक्टर की, यानी सर्विस सेक्टर में भी किस सेक्टर में ज़्यादा ग्रोथ हुई है, ज़्यादा एक्सपोर्ट हुआ है, तो हम देख सकते हैं 2013-14 में जो सबसे ज़्यादा जो ग्रोथ हुई है सर्विस सेक्टर में जो हमने एक्सपोर्ट किया है, वो हमने किस सेक्टर में एक्सपोर्ट किया है, वो हमने जो है वो सॉफ्टवेयर सर्विसेज में जो है एक्सपोर्ट किया है। और उसके बाद जो है सॉफ्टवेयर सर्विसेज को जब हम देख रहे हैं 2018-19 या 19-20 में, तो जो सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैं वही उनका एक्सपोर्ट हमारे पास सबसे ज़्यादा रहा है। लेकिन जो हिस्सेदारी बढ़ी है वो किसकी हिस्सेदारी बढ़ी है, वो बिजनेस सर्विसेज की हिस्सेदारी जो है वो हमारी बढ़ी है। जब हम उसको कंपेयर करते हैं 18-19 से, और जो है हम हाफ ईयरली जब उसको हम चेक करते हैं तो उसकी हिस्सेदारी हमारी जो है वो बढ़ी है। फाइनेंशियल सर्विसेज की हिस्सेदारी जो है हमारी वो कम हुई है। ठीक है, तो यानी जो एक्सपोर्ट में सॉफ्टवेयर सर्विसेज हैं वो कितना पार्टिसिपेट कर रही हैं, 40-45%। सेकंड नंबर पे बिजनेस सर्विसेज हैं जो 18-20%, एंड थर्ड पोजीशन पे है हमारी ट्रैवल सर्विसेज जो 11-14%, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट ट्रांसपोर्टेशन 9-11%। अब बात हो गई थी एक्सपोर्ट की, अब हम बात करेंगे सर्विसेज के इम्पोर्ट की। तो जो सर्विसेज इम्पोर्ट है जब हम उसको जीडीपी से कंपेयर करते हैं तो हम ये देखते हैं कि 2019-14 में जो सर्विसेज का इंपोर्ट था वो 4.4% था, 2014-9 में 4.3% था, 2018-19 में फिर से बढ़कर 4.6% हो गया, और हाफ ईयरली 2019-20 की जब हम बात करते हैं तो 4.6% ऑलरेडी हो चुका है। यानी अगर हमारा इंपोर्ट जो है वो बढ़ता जा रहा है और एक्सपोर्ट कितना था, ऑलमोस्ट 3.1% था, और इंपोर्ट ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब बैलेंस ऑफ पेमेंट पे वो नेगेटिव इम्पैक्ट डाल रहा है। और अगर हम इंपोर्ट में देखें तो किस किस सेक्टर में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है, तो जो हमारा इंपोर्ट है वो भी सबसे ज़्यादा फर्स्ट पोजीशन में किस सेक्टर पे हो रहा है, वो हमारा सॉफ्टवेयर सर्विसेज में सबसे ज़्यादा इंपोर्ट हो रहा है। और सेकंड पोजीशन पे जो है वो देखो यहाँ पर हमारा कितना इंक्रीमेंट हुआ है, 15%। यानी जो ट्रैवल सर्विसेज थी 15 से 17, 17 से 19, और 2019-20 में जो ज़्यादा हिस्सेदारी आ गई है वो हमारी किस सेक्टर की आ गई है, ट्रैवल सेक्टर की। और जबकि 2013-14 में सेकेंड पोजिशन पर हमारी कौन सी सर्विसेज थी, वो हमारी बिजनेस सर्विसेज थी। और हमारी जो फर्स्ट पोजीशन पे थी वो थी हमारी जो फर्स्ट पोजीशन पे थी वो हमारी थी बिजनेस सर्विसेज, एंड सेकंड पोजीशन पे थी हमारी ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज, एंड थर्ड पोजीशन पे ट्रैवल सर्विसेज। जबकि 2019-20 या 18-19 की बात करें तो फर्स्ट पोजीशन पे हमारी आती है बिजनेस सर्विसेज, सेकंड पोजीशन पे जो है हमारी आती है ट्रैवल वाली, एंड थर्ड पोजीशन पे हमारी आती है ट्रांसपोर्टेशन वाली सर्विसेज जो है वो आती हैं। अब इस चैप्टर में ये बात करता है इंडिया और WTO के बारे में, और कुछ फैक्ट्स इसमें कुछ चीज़ें बताई गई हैं। वो ये है कि 2019 की जब हम बात करें तो 2019 में जो WTO के मिनिस्ट्रियल मीटिंग्स हुई थी वो कहाँ हुई थी, वो हुई थी इंडिया में, न्यू दिल्ली में। और जो 12th इसकी मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होने वाली यानी 11वीं हुई थी नई दिल्ली में, जो 12वीं मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस होने वाली है वो जून 2020 में डिसाइडेड था, और शायद इस कोरोना के चक्कर में अब वो नहीं होने वाली है, पोस्टपोन हो गई होगी। तो वो जो है अब कहाँ पर उसको हेल्ड किया जाना है, कजाकिस्तान, नूर सुल्तान कजाकिस्तान में।
दूसरा, ये जो WTO की मिनिस्ट्रियल कॉन्फ्रेंस है, ये जो है हाईएस्ट बॉडी ऑफ डिसीजन मेकिंग मानी जाती है WTO में, जो जहाँ पर सारी मेंबर ऑफ कंट्रीज जो हैं वो इकट्ठा होती हैं और जो है नए नए टॉपिक्स पे बात होती है। और बेसिकली जो है वो बात की गई, जो पहले हमारा अप्रैल 2006 में ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट हो गया था, तो ये बताया गया है कि इंडिया ने जो है उसको रेटिफाई कर दिया है। अब ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट क्या होता है कि इसमें जो हम इंपोर्ट ड्यूटीज़ या एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ जो हम लगा देते हैं, इंपोर्ट ड्यूटी स्पेशली, उनको धीरे धीरे कम करना है ताकि जो है वो ट्रेड की फैसिलिटेशन किया जा सके। तो ये बताता है कि जो ट्रेड फैसिलिटेशन के लिए जो इंडिया ने जो एफर्ट्स लगाए हैं, तो उससे इंडिया की जो ओवरऑल रैंकिंग है वो हमारी जो घट के 68 पर हम पहुंच गए हैं 2019 में, जब उसको हम कंपेयर करते हैं 2016 की 143 रैंक से। और ये बताता है कि हमने जो है ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस के जो ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर इंडिकेटर्स हैं, वहाँ पर भी हमने क्या है मतलब ज़्यादा अच्छे से काम किया है। हालांकि उतना अच्छा नहीं है पर फिर भी बहुत अच्छा है। अगर फिर ये कहता है कि जो ट्रेडिंग अक्रॉस बॉर्डर्स हैं उसमें सुधार करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कौन कौन सी पॉलिसीज़ लेके आई हैं, तो नई स्कीम आई है। पहली है डायरेक्ट पोर्ट डिलीवरी, ये इंपोर्ट के लिए है, एंड डायरेक्ट पोर्ट एंट्री ये हमारी एक्सपोर्ट के लिए है। साथ ही साथ बेहतर कस्टम क्लियरेंस को फास्ट करने के लिए एक नया इनिशिएटिव लेके आए हैं जो कि है तुरंत 4। यानी ये क्वेश्चन हो सकता है कि तुरंत 4 क्या है। ये एक इनिशिएटिव है टू मेक कस्टम्स क्लियर फास्टर एंड फेसलेस। अब देखो, अब ये कहता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ट्रेड अक्रॉसिंग बॉर्डर में अपनी रैंकिंग सुधारने के लिए और क्या क्या किए हैं। हम एक स्विफ्ट पोर्टल लेके आए हैं। स्विफ्ट की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, सिंगल विंडो इंटरफेस फॉर फैसिलिटेटिंग ट्रेड के लिए हम लेके आए हैं। साथ ही साथ अब 3 डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए आपको अथॉरिटी मिल जाती है, और उसके बाद क्या है, आपको मतलब जल्दी से आपकी पोर्ट पे क्लियरेंस मिले उसके लिए नई फैसिलिटीज़ लेके आए हैं। 24 घंटे कस्टम क्लियरेंस के लिए 24/7 ऑनलाइन आपके लिए पोर्टल लेके आए हैं। एक अतिथि मोबाइल ऐप लॉन्च की गई है इंटरनेशनल पैसेंजर्स के लिए। फिर एक लेके आए हैं ट्रैकिंग ऑफ इंपोर्टेड कार्गो क्लियरेंस टाइम थ्रू इंडियन कस्टम ईज ऑफ डूइंग बिजनेस डैशबोर्ड। यानी इसकी फुल फॉर्म क्या है, आइस 10 की फुल फॉर्म क्या है, इंडियन कस्टम्स ईज ऑफ डूइंग बिजनेस डैशबोर्ड। यानी जो क्लियरेंस है वो हमारी इंपोर्टेड आइटम्स जो है उनको जो है वो ज़्यादा बेहतर क्लियरेंस मिले। साथ ही साथ हम जैसे फास्टैग लेके आए हैं, तो यानी जो हमारे टोल्स पे जितना टाइम लग रहा है वो हमारा टाइम कम हो जाए। अब क्या कह रहा है कि रिसेंटली एक रिपोर्ट रिलीज़ की गई है यूनाइटेड नेशन ने, जो कि बताता है सर्वे ऑन डिजिटल एंड सस्टेनेबल ट्रेड फैसिलिटेशन 2019 के बारे में। तो ये कह रहा है कि इंडिया ने जो है अपनी ओवरऑल जो ट्रेड फैसिलिटेशन है उसके स्कोर में सुधार किया है। हम 69% से हम 80% पे पहुंच चुके हैं, और हमारी रैंक कितनी है लॉजिस्टिक परफॉर्मेंस इंडेक्स में, हम 44th पोजीशन पे जो है वो हम पहुंच चुके हैं। ठीक है, तो लॉजिस्टिक सेक्टर में हमने जो है वो ग्रोथ की है कितनी, 8 to 10% हमारी जो है वो ग्रोथ हुई है। और अगर हम लॉजिस्टिक इंडस्ट्री की बात करें इंडिया की, तो अगर हम करंट की बात करें तो हमारी है $160 बिलियन में, और अगर ये 2020 तक बात की गई है तो $215 बिलियन के बारे में ये बात की गई है। और रैंकिंग जो है हमारी, जो पहले 2018 में हमारी रैंकिंग जो है हो गई है 44th, जो कि 2014 में कितनी थी, 54th रैंक पे हम थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ये कह रहे हैं कि जो ट्रेड लॉजिस्टिक, अब इसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है वो इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रही है। और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कौन से प्रोजेक्ट हैं वो है भारतमाला, सागरमाला, डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर हो गई, इनलैंड वाटरवे को ये बढ़ावा दे रहे हैं, फास्टैग को बढ़ावा दे रहे हैं। तो इन सब से क्या है, इन सब से ये कह रहा है कि जो लॉजिस्टिक कॉस्ट अगर इंडिया की जो है ये सारे एफर्ट्स लेके आए हैं, इनसे क्या हो जाएगा, जो हमारी करंट में लॉजिस्टिक कॉस्ट है 13 to 14% ऑफ GDP, वहीं घट के हमारी कितनी हो जाएगी, 10% ऑफ GDP हो जाएगी। यानी हम ग्लोबल मार्केट में बेहतर तरीके से कंपटीशन कर सकते हैं। अब ये बात करता है नेट रेमिटेंसेस के बारे में। नेट रेमिटेंसेस का मतलब क्या होता है कि जो हमारी इंडियन पीपल्स जो हैं, जो बाहर के देशों से जो कमाते हैं, माइनस जो बाहर के लोग हमारे इंडिया के देश में
कमाते हैं, अगर उसको हम ख़त्म कर देते हैं तो वो हमारे पास उसमें से उसको कैंसिल आउट करने के बाद जो हमारे पास इनकम आती है वो हमारी नेट रेमिटेंस कहलाती है। यानी एक बाहर के देशों से जो हमारे पास बाहर हमारे बंदे बाहर कमाते हैं और वो हमारी इंडिया में भेजते हैं तो वो हमारा कहलाता है रेमिटेंस। ठीक है, तो 2019 टू 14 के टाइम पीरियड में वो हमारे पास था 298.21 यूएस बिलियन डॉलर, और 2014 से 19 में वो ज़्यादा हुआ 319.53 बिलियन डॉलर, और 18-19 के टाइम पीरियड में देखें तो हम 70.60 यूएस बिलियन डॉलर हमारे पास हुआ है। तो ये कह रहा है कि जो रेमिटेंस है वो अगर हम देखें ओवरसीज हमारा इंक्रीज हुआ है, लेकिन ये कह रहा है कि जो रेमिटेंस है उसका वो प्रोसाइक्लिक है विद क्रूड ऑयल प्राइसेस के साथ। यानी कि अगर क्रूड ऑयल प्राइसेस में डिक्लेरेशन होगा, क्रूड ऑयल प्राइसेस कम होंगे तो जो हमारा रेमिटेंस है, ओवरऑल रेमिटेंस जो है वो भी हमारा क्या होगा, कम होगा। तो दूसरा अब बताता है कि जो यूनाइटेड नेशन की एक माइग्रेशन रिपोर्ट आई है 2019 की, तो ये कहता है कि इंडिया जो है वो लीडिंग कंट्री है ऑफ ओरिजिन ऑफ इंटरनेशनल माइग्रेंट्स। यानी 2019 में सबसे ज़्यादा जो इंटरनेशनल माइग्रेंट्स थे वो इंडिया के थे विद अ डायस्पोरा स्ट्रेंथ ऑफ 17.5 मिलियन की हमारे पास स्ट्रेंथ थी। फिर वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है अक्टूबर 2019 में, जो कि ये कहता है कि इंडिया जो है वो टॉप पोजीशन पे है रेमिटेंस रिसिप्ट कंट्री में 2018 में। यानी सबसे ज़्यादा जो है रेमिटेंस जो है वो कहाँ आया, इंडिया में। सेकेंड पोजीशन पे चाइना में, थर्ड मैक्सिको एंड फोर्थ फिलीपीन एंड 1 is Egypt। तो देखो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट में जो हमारे फर्स्ट 8 मंथ में है वो हमारा कितना था, वो 12.6 यूएस बिलियन डॉलर की जो फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट हमारे पास आई है। तो जो एफपीआई है वो एज अ हॉट मनी उसको कंसीडर किया जाता है। हॉट मनी कंसीडर क्यों किया जाता है, वो ये कहता है क्योंकि जब कोई भी कंट्री, कोई भी इकोनॉमी अगर वो फाइनेंशियली वीक पोजिशन में पहुँच जाती है तो जो है एफपीआई जो है उस कंट्री से उसको निकाल के दूसरी कंट्री में उस कॉस्ट को इन्वेस्ट कर दिया जाता है। तो यहाँ पर जो है ये कहता है कि अगर मान लो इंडिया में जो है एज़ कंपेयर टू इंडिया, यूएसए का अगर वहाँ पर जो है उनके लैंडिंग रेट्स बढ़ जाते, वहाँ उनको इंटरेस्ट रेट इंडिया से ज़्यादा मिलने लग जाता है, तो वो लोग क्या करते हैं, वो इंडिया से पैसा निकालेंगे और यूएसए में जाके इन्वेस्ट कर देंगे। अगर यूएसए से ज़्यादा उन्हें किसी और कंट्री में मिलेगा तो वहाँ से पैसा निकालेंगे और दूसरी कंट्री में चले जाएंगे। यानी ये हमारे फिक्स नहीं होती। यानी जो हम जैसे एफडीआई की जो इन्वेस्टमेंट होती है वो हम बेसिकली क्या होते हैं, वो जो इन्वेस्टमेंट हमारी होती है वो हमारी फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट होती है, उसको निकालना इतना आसान नहीं होता। तो जो एफपीआई होती है, जो शेयर्स हैं, यानी शेयर्स की तो खरीद बिक्री करनी होती है, तो वो जो है हमारा ईजिली हो जाता है। यानी कि ये ऐसा हॉट मनी हमारी जो है वो कहलाती है। तो आरबीआई की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई थी 2018-19 में, वो कहता है कि जो नेट एफपीआई का जो आउटफ्लो हुआ है वो सबसे ज़्यादा किस सेक्टर में हुआ है, वो गवर्नमेंट सोवरिन सेक्टर में हमारा ज़्यादा हुआ है। यानी जी सिक्योरिटीज़ में सबसे ज़्यादा हमारे पास हुआ है। फिर ये कहता है कि जो आरबीआई है उसने एफपीआई की लिमिट को रिवाइज कर दिया है अप्रैल 2018 में, और वो कितना कर दिया गया है, वो सिक्योरिटीज़ में कर दिया है 5.5%, यानी 0.5% का इंक्रीमेंट हुआ है। और 18-19 के दौरान और 19-20 के दौरान वो कितना हो जाएगा, 6% हमारा जो है वो हो जाता है। तो जो अगर हम जो लेटेस्ट डाटा पे अगर हम बात करें तो जो एफडीआई लिमिट की यूटिलाइजेशन है गवर्नमेंट सेक्टर में, जहां मार्च 2019 में 68.6% थी, वहीं दिसंबर 2019 में हो गई है 75.6%। अब ये बात करता है नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की। एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग का मतलब क्या है कि जो डोमेस्टिक हमारी मार्केट में जो कंपनीज हैं, जब वो इंडिया से जो है लोन ना लेकर और वो बाहर से मार्केट से बोरो करती हैं तो वो हमारा एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग कहलाता है। तो देखो 2009 से 14 के बीच में हमारा 42.80 यूएस बिलियन डॉलर हमारा जो है वो एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग रहा था। और 2014 से 19 के दौरान हम लोग नेगेटिव में पहुंच गए थे, और उसके बाद जो 18-19 में फिर से जो है एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग, जो नेट एक्सटर्नल
कमर्शियल बोरोइंग है वो 9.77 यूएस बिलियन डॉलर हो गया और 2019-20 के फर्स्ट हाफ में सेम एज कंपेयर टू 2018-19 जो है वो पोजीशन सेम है। तो ये कहता है जो कॉरपोरेट है यानी कि जो हमारे जो कॉरपोरेट्स हैं वो इंडियन की डोमेस्टिक मार्केट से लोन ना उठाकर अगर वो एक्सटर्नली बोरो कर रहे हैं तो उसका रीज़न क्या है? उसका रीज़न है वहाँ पर मिलने वाला कम इंटरेस्ट रेट, यानी यहाँ के कंपैरिजन में वहाँ इंटरेस्ट रेट कम है, इसलिए जो है वो जो कंपनीज़ हैं वो बाहर से जो है बोरो कर रही हैं। तो देखो नेट एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग की अगर हम देखें तो 2019-20 के बाद से वो फिर से बढ़ना शुरू हो गया। इस टाइम पीरियड के दौरान वो नेगेटिव था। और अगर हम बात करें शेड्यूल कमर्शियल बैंक से कि जो क्रेडिट ग्रोथ है वो हम देख सकते हैं 13-14 के दौरान वो क्रेडिट ग्रोथ कम हुई है, उसके बाद वो बढ़ी है लेकिन फिर से कम हुई, यानी कि जो कंपनीज है वो घरेलू बैंकों पे रिलाई ना करके वो बाहर से जो है वो लोन ले रही हैं। और इसका अगर वो बाहर से लोन ले रही हैं तो ये गवर्नमेंट के डेप्ट में गिना जाएगा, यानी फिस्कल डेफिशिएट बढ़ेगा। और फिस्कल डेफिशिएट बढ़ेगा तो दो तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। पहली प्रॉब्लम क्या है? पहली प्रॉब्लम तो ये है कि जो डोमेस्टिक मार्केट में जो कंपनीज हैं, पहली बात तो क्या वो अगर बाहर से लोन ले रही हैं तो इंडिया पे सबसे पहले डेप्ट बढ़ रहा है। डेप्ट बढ़ रहा है तो यानी जो हमारे फॉरेन रिजर्व हैं वो हमारे फॉरेन रिजर्व जो है वो हमारे कमज़ोर हो रहे हैं। दूसरा, फॉरेन रिजर्व हमारे कमज़ोर हो रहे हैं, साथ के साथ जो करंट अकाउंट डेफिशिएट की कैपिटल अकाउंट डेफिशिएट की जो हमारे पास कैपिटल अकाउंट डेफिशिएट है वो हमारा और ज़्यादा वाइडर हो जा रहा है, यानी गवर्नमेंट पे जो है और ज़्यादा स्ट्रेस जो है वो हमारा बढ़ता जा रहा है। ठीक है। दूसरा क्या है, जो एक्सटर्नल डेप्ट की अगर हम बात करें तो देखो 2014-19 में एक्सटर्नल डेप्ट 19.7% ऑफ जीडीपी था। 2009 से 14 के कंपेयर में हालांकि ये कम ज़रूर हुआ है और 2018 से 19 में भी 19.8% ऑफ जीडीपी हमने एक्सटर्नल डेप्ट लिया है, जबकि 19-20 के तो फर्स्ट हाफ में हमने इससे कहीं ज़्यादा एक्सटर्नल डेप्ट ले लिया है, यानी हमारी जो बैलेंस ऑफ पेमेंट की जो पोजीशन है वो और ज़्यादा वर्स हो रही है। ठीक है। तो अगर हमारे पास क्या है, देखो अब जो है जो अगर हम इसकी बात करें, इस फिगर की हम बात करते हैं तो जो फॉरेक्स रिजर्व्स हैं हमारे पास, वो देखो हमारे फॉरेक्स रिजर्व तो लगातार बढ़ रहे हैं और साथ के साथ जो एक्सटर्नल डेप्ट टू जीडीपी रेशो है वो हमारी जो है पहले कमज़ोर हुई है, लेकिन उसके बाद से वो फिर से हमारी जो है एक्सटर्नल डेप्ट टू जीडीपी रेशो जो है वो हमारी बढ़ती जा रही है। ठीक है। लेकिन अगर हम ऑन एन एवरेज निकालें तो जो इंडिया का एक्सटर्नल डेप्ट है वो एज कंपेयर टू द एवरेज एक्सटर्नल डेप्ट टू द जीडीपी रेशो ऑफ ऑल डेवलपिंग कंट्रीज जो कि 25.6% है, यानी वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट आई है उसने कहा है कि जितनी अगर सारी डेवलपिंग कंट्री की एवरेज निकालें कि उन्होंने एक्सटर्नल बोरोइंग से कितना उनके ऊपर कितना लोन है या उन्होंने कितना मार्केट से बोरो किया है, तो इंडिया में वो जो है कम बोरो किया गया है। वहाँ पर भी अगर हम बात करें कि डेप्ट भी दो तरीके के होते हैं, एक लॉन्ग टर्म के लिए, एक शॉर्ट टर्म के लिए। शॉर्ट टर्म बेसिकली जो मतलब कुछ महीने के लिए, एक साल भर के लिए होता है, और लॉन्ग टर्म जो ज़्यादा टाइम पीरियड के लिए होता है। तो हम देख सकते हैं कि जो हमारे लॉन्ग टर्म डेप्ट हैं वो हमारे लगातार बढ़े हैं और शॉर्ट टर्म्स डेप्ट जो हैं वो हमारे 2011-12 के बाद से कम हुए हैं। उसके बाद हालांकि 15-16 के बाद वो हमारे पास फिर से बढ़े हैं, जो कि हमारे पास जो है मतलब हमारी बैलेंस ऑफ पेमेंट को ये और ज़्यादा वल्नरेबल सिचुएशन में डाल देता है हमारे शॉर्ट टर्म्स लोन को, क्योंकि शॉर्ट टर्म्स लोन पे जो है इंटरेस्ट ऑफ रेट जो है वो हाई होता है और गवर्नमेंट पे जो है हाई इंटरेस्ट रेट पे करने का प्रेशर जो है वो बढ़ता चला जाता है। ठीक है। अब अगर हम इसमें बात करें एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ के बारे में गवर्नमेंट की, जिसमें दोनों शामिल हैं, जो डेप्ट है वो भी और जो इक्विटी है वो भी, तो इसमें ये बात की गई है जो हमारे पास 2014 to 19 कितनी परसेंट है, वो हमारे पास है 38.2% जो हमारे पास एक्सटर्नल लाइबिलिटीज़ हैं। वहीं 2019-20 के Q1 में हमारे पास 40.8% ऑफ जीडीपी ये हमारी लाइबिलिटीज़ पहुँच चुकी हैं। तो यानी कि गवर्नमेंट पे जो है लगातार जो है प्रेशर जो है वो बढ़ता जा रहा है। ठीक है। फिर उसके बाद नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन की ये बात करता है। सबसे पहले NIIP की फुल फॉर्म पूछी जा सकती है, तो ये हो गई नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन। तो ये क्या करता है, ये मेजर करता है गैप बिटवीन ए नेशंस स्टॉक ऑफ फॉरेन एसेट्स एंड फॉरेन स्टॉक ऑफ दैट नेशंस एसेट एट ए स्पेसिफिक पॉइंट ऑफ टाइम। यानी कि ये क्या बताता है, यानी नेशन के पास फॉरेन एसेट का कितना स्टॉक है। अगर हम डॉलर का ही एग्जाम्पल ले, यानी इंडिया में जो है डॉलर का कितना स्टॉक है
और उसको जब हम माइनस कर देते हैं, यानी उसको जब हम कंपेयर करते हैं कि यूएसए में इंडियन रुपी का कितना स्टॉक है, तो जो वो डिफरेंस कहलाता है वही हमारा नेट इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पोजीशन जो है वो हमारी कहलाती है। अब इस चैप्टर में बात की गई है कि जो ट्रेड फैसिलिटेशन एग्रीमेंट है जिनके साथ हमने ऑलरेडी कर लिए हैं, वो किस किस के साथ किया है, वो इंडिया श्रीलंका के साथ हुआ है। कब हुआ है? 1998 में हुआ है। फिर है साफ्टा, जिसमें बहुत सारी कंट्रीज इंक्लूड है, जैसे इंडिया, पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान, मालदीव, अफगानिस्तान। ये हुआ 2004 में। नेपाल और इंडिया की ट्रीटी कब हुई? 2009 में। इंडियन और भूटान की कब हुई? 1972 में। फिर इंडिया और थाईलैंड की कब हुई थी? वो हुई थी 2003 में। इंडिया सिंगापुर 2005 में। इंडिया और आसियान कंट्रीज़ की कब हुई थी? देखो, गुड्स में तो हुई थी 2009 में और सर्विसेज को इसमें ऐड किया गया था 2014 में। ठीक है, उसके बाद जो है हमारे पास, अगर हम इंडिया साउथ कोरिया की देखें तो 2009 में, और लेटेस्ट इंडिया जापान है 2011, इंडिया मलेशिया भी है 2011। अब अगर हम बात करें, ये तो हमारे हो गए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, यानी जहाँ पर जो है हम इंपोर्ट ड्यूटी, हम एक्सपोर्ट ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी कुछ नहीं लगाते हैं। जो है हमारा इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो यानी जो ट्रेड है वो हमारे पास जो है ड्यूटी से फ्री होता है। अब बात करते हैं प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट की, यानी प्रेफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट कौन से एग्रीमेंट होते हैं? जहां पर जो है एक कंट्री दूसरी कंट्रीज को एज कंपेयर टू अदर कंट्रीज जो है ट्रेड में प्रेफरेंसेस देती है। तो देखो, सबसे पहले है एशिया के साथ हमने किया है आप्टा, यानी एशिया पैसिफिक ट्रेड एग्रीमेंट, जो कि किसके साथ है? बांग्लादेश, चाइना, इंडिया, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, और ये हो गया हमारा लाओ पीपल्स डेमोक्रेटिक रिपब्लिक श्रीलंका में हुआ है। ये 1975 में हुआ था, जिसको 2005 में रिवाइज किया गया। फिर हमारा ग्लोबल सिस्टम ऑफ ट्रेड प्रेफरेंसेस है जो 1998 में हुआ। फिर सार्क देशों के साथ किया गया साप्टा जो 1993 में। इंडिया अफगानिस्तान 2003 में। इंडिया और मर्कासुर कंट्रीज के बीच में, यानी अर्जेंटीना, ब्राजील, प्राग्वे, उरुग्वे के बीच में हुआ 2004 में, और इंडिया और चिली के बीच में हुआ है 2006 में। और ऐसे ही बहुत सारे जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं वो इस इकोनॉमिक सर्वे के चैप्टर में बताए गए हैं। तो अगर आप चाहें तो आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं और आप ये सारे जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हैं ये चेक कर सकते हैं। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल, और अगर आपकी कोई सजेशन है तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू, बाय बाय।